चलिए आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ना प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं। तो प्री बोर्ड से रिलेटेड मैं एक आपको क्विक रिकैप दूंगा साइंस के हर चैप्टर। तो आज के वीडियोस में हम बात करते हैं, आज लाइव जो आए हुए हैं हम साइंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एग्जाम्स हैं वो ऑलमोस्ट 11 तारीख को साइंस का है, तो उससे रिलेटेड है। तो देखते रहिए, मैं आपको सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी क्विक तरीके से रिवाइज करा देता हूँ एक बार, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो सबसे हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी में। देखो बच्चे, लाइफ प्रोसेस के अंदर बहुत सारे मेन जो कंटेंट है हम उसी को डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ नहीं, बट इम्पोर्टेंट छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, या आप इसमें हम बात कर सकते हैं कि बच्चे प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस है क्या। बच्चे, लाइफ प्रोसेस एक्चुअली वो सारे प्रोसेस है जो एक लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। वो सारे प्रोसेस जो एक लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। ऑल द प्रोसेस लाइक द रेस्पिरेशन, क्या लिखा है बच्चे, ऑल द प्रोसेस लाइक द रेस्पिरेशन, डाइजेशन, which keep together the living organism alive and perform the job of the body maintenance is called life process। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम बात करेंगे कि बच्चे एक लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए, लाइव रहने के लिए किन किन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला कंटेंट आता है वो आता है आपका न्यूट्रिशन। क्या आता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस। बच्चे, न्यूट्रिशंस एनिमल्स में अलग तरीके से होता है और प्लांट के अंदर अलग तरीके से होता है। तो हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशंस इन प्लांट, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे या तो हिट्रोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी जो वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो खाना अपना खुद नहीं बनाते वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो एनिमल सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, और प्लांट क्या क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो देखो, ऑटोट्रॉपिक इसलिए क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं, और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना रहे, इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक। देखिए, बात करते हैं बच्चे, ऑटोट्रॉपिक्स क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, kind of the nutritions in which inorganic material like the carbon dioxide, waters are utilized to prepare organic food। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट जो है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाता है, और फोटोसिंथेसिस में वो क्या क्या इस्तेमाल करता है, पहला इस्तेमाल करता है वाटर, और दूसरा इस्तेमाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, इट्स न्यूट्रिशंस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी ऑफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों के बने हुए खाने को खाता है। तो दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड्स। तो जो वो फूड पे डिपेंड करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स खाना बनाते हैं, और उन खाने को हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, खाते हैं। तो वी ऑल आर द एनिमल्स, मतलब हम सब इंसान क्या हैं, हेट्रोट्रॉपिक और एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम ऑटोट्रॉपिक का खाना खाते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो आप कुछ भी मटेरियल फूड, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जो भी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है बच्चे, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी आउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स, याद रखना, ग्रीन प्लांट्स के पास ही एबिलिटी होती है खाना बनाने की, बाकी प्लांट्स खाना नहीं बना पाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स इसलिए खाना बना पाते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉप्स यूज करता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में आएगा बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या क्या यूज करेगा बच्चे, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको यूज करके कन्वर्ट करके किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में।
कहता है बच्चे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि बच्चे ऑटोट्रॉपिक में किस मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको ये लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, वो हाइड्रेट कन्वर्ट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में। और इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो राइट ये इक्वेशन CO2 वाटर सनलाइट क्लोरोफिल, ये बन गया बच्चे कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, है ना। इसको ग्लूकोज कहते हैं C6H12O6। और ये बना ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन को जो प्लांट है वो आपको हमें देता है। तो देखो प्लांट ने क्या लिया, एयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया कहाँ से, रूट से मतलब मिट्टी से, और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट में। और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन और वाटर। और इसी ऑक्सीजन को स्टोमेटा की हेल्प से इन्वायरमेंट में मिला देता है, और हवा ऑक्सीजन जो है हमें मिलता है। तो रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या था बच्चे, सनलाइट, क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। अगला बच्चे सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। ये याद रखने की बात है कि सनलाइट जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। 9th क्लास में पढ़ा होगा। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरह के, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो CO2 enter through the stomata and oxygen is released by the byproduct through the stomata on leaves। अगला बच्चे वाटर, वाटर जो है वो डिसॉल्व होता है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल्स। तो साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या बच्चे, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। तो लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस का, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और उसको तोड़ता है पानी को और हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पानी को किस में तोड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या बच्चे, स्टोमेटा बच्चे एक टाइनी पोर्स है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पे, जिसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, लीफ से बाहर आता है। तो बच्चे लीफ के सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर पहुंचाता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। और फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, उस ऑक्सीजन को वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में वापस मिलाता है। और इसके साइड में बच्चे गार्ड सेल है। गार्ड सेल्स का काम होता है टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा कब खुलेगा कब बंद होगा, ये कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या करता है, to control the opening and closing of the stomata। चलिए अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एनिमल में होता है, क्लियर। तो पहला आता है होलोजोलिक। होलोजोलिक का मतलब होता है जब प्लांट अपना खाना डिफ्यूज करके लेता है, क्या करता है, ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर डिफ्यूज करता है। और अमीबा और एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं, होलोजोलिक में। मतलब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अंदर बॉडी के अंदर टूटता है वो, तो उसको क्या कहते हैं, होलोजोलिक। अमीबा का डायग्राम आता है बच्चे फूड वाला। अगला बच्चे सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर्स, जो सड़ी गली चीजों के ऊपर रहकर अपना खाना खाते हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक, दैट इज फंगी। पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक वो होते हैं जो हमारी बॉडी के एंटर करते हैं अंदर, और फिर वो हमारा खाना खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है बच्चे, टिक्स है, लीच है, और कई सारे प्लांट्स भी हैं इसके अंदर जो हेटरोट्रॉपिक की कैटेगरी में आते हैं।
तो पैरासिटिक्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। बॉडी से चिपक कर, बॉडी के अंदर जाकर वो अपना खाना खाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक। देखो ये अमीबा वाला डायग्राम ये पेपर में आता है। ये अमीबा है बच्चे, ये फूड है। ये फूड के चारों तरफ से एक सर्कल बनाता जाएगा और बनाते बनाते इसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके इसको खा जाएगा, इसको डाइजेस्ट कर जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बात करेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मतलब एनिमल्स के अंदर, हम सबके अंदर बात करेंगे कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले स्टेप होता है बच्चे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। सबसे पहला आता है माउथ। देखो माउथ क्या क्या काम है? इनटेक ऑफ द होल फूड। हमारे पूरे खाने को क्या करता है? वो इनहेल करता है। और उसके बाद जो दांत होते हैं उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ते हैं, काटते हैं और ग्राइंड करते हैं। उसके बाद उसको सॉफ्ट बना के च्यूइंग, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड्स। टंग क्या करता है? रोलिंग ऑफ द फूड्स। फूड को क्या करता है? मिलाता है, घुमाता है। टेस्टिंग ऑफ फूड्स, क्योंकि हमारे टंग पे क्या होते हैं? बहुत सारे टेस्ट वर्ड होते हैं। वो क्या करता है? टेस्ट एब्जॉर्ब करता है। फिर स्वेलिंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। इसके बाद आता है बच्चे सलाइवरी ग्लैंड। बच्चे सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर एक ग्लैंड है। वो बच्चे एक तरह का एंजाइम क्रिएट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। एंजाइम क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं एक तरीके के, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन फास्ट होने से, रिएक्शन जल्दी होने से हमारा फूड जो है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी एमाइलस। सलाइवरी एमाइलस नाम का एक एंजाइम होता है। वो सलाइवरी एमाइलस क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? और जब हम चबाते हैं, जितना ज्यादा हम खाने को चबाएंगे उतना ज्यादा सलाइवरी एमाइलस खाने में मिलता जाएगा। और जितना ज्यादा खाने में सलाइवरी एमाइलस मिलेगा, सलाइवरी एमाइलस की वजह से खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो सलाइवरी एमाइलस का काम क्या है बच्चे? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप याद रखना। उसके बाद आता है बच्चे ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या करता है? फूड को मुंह से ले जाके स्टमक तक पहुंचाता है और ये मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ऑसोफेगस। तो ऑसोफेगस को क्या करता है बच्चे? ऑसोफेगस क्या करता है? खाने को मुंह से ले जाके स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑसोफेगस। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। पहले फैलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर फैलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। फिर खाना हमारे कहाँ पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। अब याद रखना बच्चे, स्टमक में पहुंचने के बाद इसमें 3 तरह के हमारे पास जूस सिक्रेट होता है। 3 तरह का, एक है पेप्सिन, एक HCl और एक म्यूकस। ध्यान देना। देखो पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर से सुनना, पेप्सिन क्या है? एक तरीके का एंजाइम। और एंजाइम क्या है? गुड बैक्टीरिया है। एक ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करता है? फास्ट करता है। तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। और HCl क्या करता है? जो भी हमने खाना खाया है ना, उस खाने को एसिडिक में कन्वर्ट करता है। एसिडिक में कन्वर्ट करने से फायदा ये होता है कि पेप्सिन एंजाइम उस पे काम करना शुरू कर देता है। पेप्सिन तभी काम करेगा खाने के ऊपर जब खाने के अंदर क्या हो? एसिड हो। मतलब वो नेचर कैसा हो उसका? एसिडिक। अगर नेचर एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करेगा। तो पेप्सिन एंजाइम को अगर आपको काम करवाना है तो उसके लिए पूरे खाने को क्या होना जरूरी है? एसिडिक होना जरूरी है। और एसिडिक कौन बनाएगा? HCl। तो HCl का 2 रोल है, एक तो खाने को एसिडिक बनाना, दूसरा जो भी खाने के अंदर बैक्टीरिया है आ गया है। मतलब ऐसा भी होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो एकदम साफ नहीं होता है, कई बार बैक्टीरिया अंदर चला जाता है बॉडी के, तो उस बैक्टीरिया को भी मारने का काम कौन करता है? HCl। तो HCl के 2 फंक्शन है। पहला, टू मेक द एसिडिक मीडियम इन द स्टमक। स्टमक के अंदर क्या क्रिएट करना? एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिव हो जाए।
और दूसरा बैक्टीरिया जो भी आपका खाने में पहुंचा है वो सबको मारना। कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया एसिड पेट जलता नहीं है क्योंकि एसिड है, एसिड तो पेट को जला सकता है। तो ये बच्चे एसिड से बचाने के लिए म्यूकस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? म्यूकस एक लेयर होती है स्टमक के अंदर बन जाती है, जिसकी वजह से पेट को, पेट के इनर टिश्यूज को, सेल्स को एसिड डैमेज नहीं कर पाता है क्योंकि म्यूकस उसे बचा लेता है। उसके बाद खाना आपका पहुंचता है कहां पर? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो खाना पहुंचेगा उसके अंदर जो है कई तरह के एंजाइम्स काम करना शुरू करेंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, फैट को डाइजेस्ट करेंगे और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को किस में डाइजेस्ट करेंगे? ग्लूकोज में। फैट को किस में डाइजेस्ट करेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन को किस में डाइजेस्ट करेंगे? एमिनो एसिड में। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखना। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चे? पहला, लीवर एक बाइल जूस सिक्रेट करता है। लीवर क्या जूस सिक्रेट करता है? बाइल जूस। लीवर का बहुत बड़ा रोल है हमारे कंप्लीट डाइजेशन में। तो बाइल जूस क्या करता है? ये सबसे पहला बाइल जूस क्या करता है? लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स को, मतलब लार्ज फैट के एटम्स को क्या करता है? एमल्सिफिकेशन की हेल्प से स्मॉल में कन्वर्ट करता है। मतलब एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन? बाइल जूस। क्लियर? तो बाइल जूस का क्या काम है? बाइल जूस का काम है आपका इमल्सिफिकेशन, फैट को तोड़ना। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में तीन तरह का डाइजेशन सीक्रेट होता है, एक तो ट्रिप्सिन और एक लाइपेज और एक एमाइलस। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? तीन तरह का जूस। पहला तो एक बच्चे ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन्स में बदलता है। ये भी एमसीक्यू में आता है कि भाई प्रोटीन टूट के ट्रिप्सिन की हेल्प से क्या बनता है? तो प्रोटीन ट्रिप्सिन की मदद से टूट के किस में कन्वर्ट होता है? पेप्टोन्स में। ये याद रखना है। और कौन करता है इसको? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन किस में होता है? पेनक्रिएटिक जूस में। और पेनक्रिएटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होती है? पेनक्रियाज से। लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और एमाइलस किसको में कन्वर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन करता है। तो ये याद रखना है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का, और एमाइलस किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये भी याद रखना बच्चे, फैट टूट के किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन एमिनो एसिड में। बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना अंदर की लेयर पे एक बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन के अंदर ना ये लेयर ऐसी बनी होती है, इसको हम विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली। ये क्या करता है बच्चे? एरिया को बढ़ाता है। और दूसरा क्या करता है? मदद करता है एब्जॉर्प्शन में। इन विली के साथ ना बड़ी फाइन कैपिलरीज जुड़ी होती हैं, और जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको एब्जॉर्ब किसकी हेल्प से करता है? विली की हेल्प से करता है। और एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देता है। तो विली का रोल है एब्जॉर्प्शन। और दूसरा रोल है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देना, और दूसरा एब्जॉर्प्शन में मदद करना। तो ये दो रोल है विली का। उसमें लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है बच्चे? एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो वेस्ट बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस की हेल्प से बाहर निकाल देता है। तो देखो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ना, मुंह से ओसोफेगस से होते हुए आपका कहाँ पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। लीवर क्या भेज रहा है बच्चे? है ना, जूस, बाइल जूस भेज रहा है। स्टमक है, स्टमक का अपना रोल है। तो स्टमक में क्या था? तीन चीजें मैंने आपको बताई, पेप्सिन, म्यूकस और एचसीएल। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एचसीएल क्या करता है? खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, और दूसरा बैक्टीरिया को मारता है। और तीसरा कौन था बच्चा आपका इसमें? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लेयर को बचाता है एसिड से। उसके बाद आता है बच्चे पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है। पेनक्रिएटिक जूस में तीन तरह के एंजाइम्स काम करते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलस। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चे?
प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, किसमें? लाइपेज किसको करता है? फैट का एमल्सिफिकेशन करता है। और तीसरा आपका एमाइलस जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है आपका? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के स्ट्रक्चर पे क्या होता है? विली होता है। विली क्या होता है बच्चे? एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर जो कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ाता भी है और खाने की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब बात करेंगे हम बच्चे ब्रेक डाउन ऑफ द रेस्पिरेशन। देखो बच्चे रेस्पिरेशन का मतलब लोगों को मतलब होता है सांस लेना। बच्चे सांस लेना जो है उसे कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें इनटेक एंड आउटटेक है, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक और आउटटेक है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसको हम कहते हैं सिंपल ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। तो गैसेस एक्सचेंज को हम कहते हैं ब्रीथिंग। बट ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर खाना जाता है, खाना जाने के बाद ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन और वो खाना आपस में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन होने के बाद खाना टूटेगा और टूटने के बाद उससे क्या निकलेगी? एनर्जी। और उस एनर्जी को हमारा बॉडी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके उससे अपना काम चलाएगा। तो रेस्पिरेशन जो है वो अलग चीज है। इसको हम हिंदी में श्वसन कहते हैं। श्वसन में क्या होता है? फिर से बताऊं मैं, जो भी हमने ऑक्सीजन इनटेक किया वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके जो भी हमने खाना खाया उससे रिएक्ट करेगा। खाने में हम कुछ भी खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी। तो उससे वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है और टूट के क्या बनाता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर हमारी बॉडी उसी एनर्जी से अपना काम आगे चलाती है। तो देखिए, ये रहा ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, 6,6 C6H12O6। बच्चे ये 3 जगह जाएगा। पहला, ये टूटेगा किसमें? 3 कार्बन के एटम में। किसमें कन्वर्ट होगा? 3 कार्बन में। और 3 कार्बन में कन्वर्ट होके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसमें कन्वर्ट होगा टूट के? ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक को हम हिंदी में कहते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। तो देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज हमने खाया वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटता है और टूट के किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। और प्लस एनर्जी। तो एनर्जी हमारी बॉडी में किस में स्टोर हो जाता है? एटीपी की फॉर्म में। दूसरा है बच्चे लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम जब बात करेंगे तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या करेगा बच्चे? लैक्टिक एसिड में टूटेगा। इसमें टूटेगा लैक्टिक एसिड में। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये टूटने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कार्बन में, है ना। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी। लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्रैम्प लगता है लोगों को। और तीसरा है बच्चे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ईस्ट के अंदर होता है। तो ईस्ट के अंदर क्या होता है? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनता है। इथेनॉल को ही हम शराब के नाम से जानते हैं। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये बच्चे डिफरेंस लिखा हुआ है एरोबिक और एनारोबिक में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में कहते हैं वायवीय और अवायवीय। टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक क्या होता है? टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और एनारोबिक किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो ये ध्यान रखना है बच्चे। और इसमें ज्यादा एनर्जी निकलती है एरोबिक में और एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपका बच्चे रेस्पिरेशन में आपका आ जाएगा लंग्स का पूरा प्रोसेस। नॉस्ट्रिल से पहले हमने सांस लिया और नेसल से होते हुए कहा पूछा? नेसल कैविटी में।
नॉस्ट्रिल मतलब ये जो आपका नाक है, वहां से होते हुए सांस जो आप लेते हो वो कहाँ जाता है? बिल्कुल आपकी बॉडी में नेसल कैविटी से होते हुए एंड में पहुंचता है बच्चे एल्विलोई में। ये ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे एल्विलोई जो होता है यही होता है एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आता है और यहीं पर ऑक्सीजन वापस ब्लड में मिलता है। तो एल्विलोई जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स के सबसे आखिरी हिस्से में होता है। जब पूरा ऑक्सीजन पूरा लंग्स को पार करते हुए एल्विलोई तक पहुंचता है तो एयर के अंदर से जो भी ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस उसे एल्विलोई से होते हुए एल्विलोई मिला देती है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। उसके बाद फिर क्या होगा? वो आपका चला जाएगा, ठीक है, बॉडी से बाहर। तो मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग क्या है? ये आपको कुछ खास नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं, राइट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाइज ब्लड एंड टिश्यूज। तो देखिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होते हैं टेरिस्टोरियल ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं एक्वेटिक। टेरिस्टोरियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चे? जैसे हम हैं जो जमीन पर रहते हैं और हमारे लंग्स क्या करते हैं? सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। दूसरा होता है एक्वेटिक, और एक्वेटिक में क्या होती है? गिल्स होती है जैसे कि मछलियों के अंदर होता है, और ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं। और ये एक्वेटिक वाले कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? जो पानी के अंदर डिजोल्व है। तो कई बार देखना होगा आपने ना, एक्वेरियम में ऑक्सोमीटर भी लगाते हैं ना, जिसके अंदर से वो ऑक्सीजन जैसा बबल जैसा वो देता है। तो वो क्या है? वो आप पानी को ऑक्सीजन दे रहे हो। ऑक्सीजन अगर पानी से खत्म हो जाए तो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। तो इनसे एक्वेटिक एनिमल कहाँ से सांस लेते हैं? जो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व है वहां से। बच्चे रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये तो हो गया आपका। हाँ, अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट। देखिए बच्चे, हार्ट जो है वो आपकी बॉडी में, ये जो डायग्राम है इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और डायग्राम की हेल्प से समझाने को मदद करेगा अगर आपको। तो वो हार्ट क्या करता है? हार्ट करता है बॉडी के अंदर ब्लड को पंप। मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको प्रेशर देता है ताकि वो ब्लड आपकी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सके। तो हार्ट का काम ब्लड को प्यूरिफाई करना नहीं है, ब्लड को क्या करना है? पंप करना है। उसके अंदर प्रेशर प्रोड्यूस करना है ताकि वो ब्लड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जा सके। तो देखिए जो हमारा हार्ट होता है, वो हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, राइट। कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड, 1 2 3 4। इस इधर वाले को हम कहते हैं बच्चे राइट हार्ट और इधर वाले को कहते हैं लेफ्ट। क्योंकि जब हम ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। तो हार्ट पहले बेसिकली दो हिस्सों में बढ़ता है, लेफ्ट और राइट। फिर लेफ्ट के भी दो पार्ट और राइट के भी दो पार्ट, राइट। तो ये याद रखना, राइट वाले में सारे इम्प्योर ब्लड मूव करते हैं और लेफ्ट वाले में सारे प्योर। बच्चे जब मैं यहाँ पे प्योर और इम्प्योर बोलूं तो इसका मतलब साइंस में कि जितनी भी राइट हैंड साइड का हार्ट पोर्शन है ना, उसके अंदर ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसको कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हार्ट का जो पार्ट है उसके अंदर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो देखो हमारी बॉडी के ऑर्गन से सारा हार्ट से ब्लड कहाँ पहुंचता है? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए वो कहाँ पहुंचता है? लंग्स तक। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है ना। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? एट्रियम। एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो देखो बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन से सारा ब्लड, मतलब पूरी बॉडी के ऑर्गन से सारा का सारा ब्लड कहाँ पहुंचता है? राइट एट्रियम में। फिर वो पहुंचता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल उसको कहाँ भेजता है? लंग्स में। लंग्स इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है
और ऑक्सीजन को मिला देता है और मिला के पिल्मोनरी वेन्स की हेल्प से कहाँ भेजता है, लंग्स को भेजता है। तो ऑरेंज वाला कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है और ब्लू वाला आपका क्या करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। फिर ये ब्लड दोबारा हार्ट इसको प्रेशर से क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है। ब्लड के अंदर प्रेशर ही नहीं होगा तो वो आपके ब्रेन तक या पैरों तक नहीं पहुंचेगा। तो ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड कराने में हार्ट का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो बॉडी का जो आपका ब्लड है वो हर जगह नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये याद रखना बच्चे कि जो हमारा बॉडी का प्रेशर होता है, हार्ट बीट, जो ब्लड प्रेशर होता है वो मिनिमम कितना होता है 80 mmHg और मैक्सिमम कितना होता है 120 mmHg। मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह के प्रेशर्स हैं। इसको हम करते हैं mmHg इसकी यूनिट है और 80 और 120 होता है एक ह्यूमन बीइंग का। ब्लड के अंदर बच्चे कितने पार्ट्स हैं? ब्लड के अंदर बच्चे दो कंपोनेंट है, एक तो बच्चे ब्लड है और दूसरा प्लाज्मा। ब्लड में फिर कितने तरह के हैं? तीन तरह का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी का क्या काम होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसी की वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड। और हीमोग्लोबिन कब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है? जब आयरन अच्छा खाए। ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करना। चोट वोट लग जाती है तो इमरजेंसी की सिचुएशन में आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको क्लॉट करना या ब्लीडिंग होने से रोकने में मदद करता है ब्लड प्लेटलेट्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी में बीमारियों से हमें बचाना, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करना और इम्यून सिस्टम को बनाना। प्लाज्मा का काम क्या बच्चे? येलो कलर फ्लूइड्स कंटेन 90% ऑफ द वाटर एंड 10% ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें होता है प्लाज्मा, प्रोटीन, है ना, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में मिनरल्स और आयंस। अगला बच्चे लिम्फ। लिम्फ क्या है बच्चे? येलोइश फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी से स्केप हो जाता है कैपिलरी से। आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और हम वेन्स की बात करेंगे बच्चे। आर्टरीज क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट टू बॉडी। हार्ट से पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कौन कैरी करता है? आर्टरी। और आर्टरी ज्यादा थिक होती है वेन्स की तुलना में। आर्टरी, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द आर्टरीज इज मोर थिक देन वेन्स। तो आर्टरीज इसीलिए ज्यादा मोटा होता है क्योंकि आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है। तो वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट प्लिमनरी वेन्स। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स एंड इट्स आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। ये कलेक्ट करता है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। थिक होता है, थिन होता है, डीप सीटेड होता है और सुपरफिशियल होता है, ऊपर ही होता है ये बच्चे। अब आता है बच्चे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसमें दो तरह के टिश्यूज हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चे देखो, जाइलम क्या कैरी करता है बच्चे? वाटर कैरी करता है और मिनरल्स कैरी करता है रूट से लेकर बॉडी के सारे पार्ट्स तक। और फ्लोएम का क्या काम है? खाने को कैरी करना, फूड को। इट कैरी द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो आपने खाना बनाया आपके प्लांट में उसको कैरी करता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है बच्चे, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल द प्लांट। जब प्लांट के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है तो उस पानी को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब आता है बच्चे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आएगा? किडनी। बच्चे देखो, किडनी का रोल है बच्चे आपकी बॉडी में से नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स या हार्मफुल केमिकल्स, जो नाइट्रोजन या यूरिया जो जिसको हम जानते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना। किडनी क्या करता है? सारे ब्लड को इकट्ठा करके उसमें से जितना भी यूरिया है, यूरिया मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो नाइट्रोजन से बना हुआ है जो कि पॉइजनस है, उसको बॉडी से बाहर निकालता है और उसमें वाटर डिसॉल्व करके यूरिन के रास्ते आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो देखिए, एक्सीरेशन में क्या होता है? द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट मेनी काइंड ऑफ द वेस्ट।
हमारी बॉडी में कई तरह के वेस्ट मटेरियल्स है। उन वेस्ट मटेरियल्स को क्या करना, बॉडी से बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, एक्सीरेशन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड हेंस नीडेड टू बी रिमूव्ड। एक्सीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी से जब इन वेस्ट को निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीरेशन। तो एक्सीरेशन निकलता कैसे है बच्चे, ह्यूमन में क्या आता है, सबसे पहले आपका यूरिन बनता है। इट मेंटेन वाटर इक्विलिब्रियम, पीएच इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लड एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। एसिडिक तो नहीं है आपका बॉडी, बेसिक तो नहीं है, उसको मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा वेस्टफुल एक्टिविटीज को, वेस्ट यूरिया को बॉडी से बाहर, पॉइजनस मटेरियल लाइक द ड्रग्स, टॉक्सिन्स, इसको निकालता है। और इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो अच्छे देखिए, हमारे पास किडनी कितनी होती हैं, दो, एंड द ईच किडनी contain many filtration unit is called nephron. Nephron is the smallest unit of the kidney, is called cell. तो नेफ्रॉन क्या होता है बच्चे, एक तरीके का टिश्यू है, सेल है, जिसका काम है किडनी को फॉर्म करना। और किडनी का बेसिक फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, नेफ्रॉन। जैसे लंग्स का मेन काम कौन करता है, एल्वियोलाई, ऐसे ही किडनी का मेन काम कौन करता है, nephron. Nephron are made up of the cluster of the thin-walled capillaries called glomerulus, which is associated with cup-like structure is called the Bowman capsules, and the long tube which terminate through his capsule. तो ये आपकी बॉडी से सारा का सारा नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालता है। ये बच्चे आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब आता है बच्चे आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस। जब आपकी किडनी खराब हो जाती है तो खराब किडनी का जो काम करता है वो आउटसाइड द एक ऑर्गन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। पूरे प्रोसेस में इसमें क्या होता है, बॉडी का ब्लड पूरा का पूरा उस सिस्टम से होके गुजरता है, जिससे सारा का सारा यूरिया वो मशीन निकाल देता है। और फिर उस वो यूरिया को निकालने के बाद आपकी बॉडी में वापस ब्लड को इंजेक्ट कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। ये तब होता है जब आपकी किडनी खराब हो जाती है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, देखो बच्चे। राइट द थ्री टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तीन तरह के वेसल्स कौन कौन से होते हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स। हाउ आर द CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और आपको रोल बताना है। सलाइवा, सलाइवा का क्या रोल है बच्चे, सलाइवरी एमाइलस, उसके अंदर एक एंजाइम्स होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। HCl का क्या रोल है, खाने को एसिडिक बनाना और बैक्टीरिया को मार। बाइल जूस का और विली का अपना काम है। पेप्सिन का आपको बताया था, लाइपेज का भी फंक्शन आपको पता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन आता है पेपर में बच्चे। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बताइए। जो आपका एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट के अंदर, वो प्लांट जब उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। सो बेटा आप पढ़ लेना, तीनों डिफरेंसेस आप पढ़ना है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोलिक। होलोजोलिक का डायग्राम जरूर याद करना, अमीबा वाला। अब हम करते हैं बच्चे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
चलिए अब बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपको बेसिकली दो पार्ट में ये डिवाइड है। एक तो आपका वो है जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, और दूसरा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो ध्यान देना बच्चे, ये ब्रेन हार्मोन्स ये दो मेजर पार्ट है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, मतलब ह्यूमन ब्रेन की। और आप सबको पता होना चाहिए कि बच्चे हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से जो ऑर्डर आता है, वो उन सब में सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो न्यूरॉन्स करता है। न्यूरॉन्स क्या है बच्चे? एक तरीके का सेल है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये रहा आपके सामने। इसका डायग्राम याद कर लेना, ये आपने 9th में भी पढ़ा है कि न्यूरॉन्स क्या होता है। तो न्यूरॉन्स का बेसिकली रोल क्या है? इंफॉर्मेशन कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू ब्रेन, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेकर जाना, और ब्रेन से ऑर्डर जो मिला है उसको कैरी करके मसल्स तक पहुंचाना। वो दोनों ही काम कौन करता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच में न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, और ये नर्व एंडिंग और एक्सॉन है। बच्चे नर्व एंडिंग जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो इसको कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या बच्चे? ज्वाइंट्स। दो नर्व सेल्स, दो न्यूरॉन्स जब ज्वाइंट होते हैं। न्यूरॉन्स ज्वाइन कैसे होते हैं? एक का बच्चे नर्व एंडिंग, एक का क्या होता है? नर्व एंडिंग, है ना। एक का ये नर्व एंडिंग दूसरे के डेंड्राइट से ज्वाइन होता है। तो जिस जगह पे ज्वाइन होता है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। और इसके बीच में बच्चे एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए साइनेप्स का होना बहुत जरूरी है। तो डेंड्राइट क्या करता है? एक्वायर इंफॉर्मेशन। सेल बॉडी क्या करता है? एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो भी इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठा किया उसको किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। और एक्सॉन क्या करता है बच्चे? लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। इट ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट neurons, and the synapse is the gap between the nerve ending of the one neurons and dendrite of the other neurons is called synapse. अब बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? दोनों में फर्क है। द रिफ्लेक्स एक्शन इज द क्विक एंड सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे कि मान लो किसी गर्म चीज पे तुम्हारा हाथ पड़ा तो हाथ अपने आप पीछे जाता है, तो इसको कहते हैं क्विक एक्शन। मतलब ऐसा एक्शन जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, स्पाइनल कोड की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत क्विक होता है। कोई आपको डरा रहा है तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो ऐसे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? वो पाथ, वो रास्ता जिससे ये पूरा एक्शन होता है। द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये रहा कुछ, है ना। सबसे पहले स्टिमुलस होता है, फिर ऑर्गन्स उसे रिसिप्ट करता है, न्यूरॉन्स रिसिप्ट करते हैं, उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचता है। इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इसको ये कौन करता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। और स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देता है तो इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है? ऑर्गन्स तक आपको रिस्पांस पहुंचाता है, मतलब मसल्स तक, कि भाई हाथ पीछे करो या जो भी रिएक्शन करना है वो कौन करता है? मोटर न्यूरॉन्स। तो ये दो तरह का होता है बच्चे, वॉलेंटरी कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन, है ना, और इनवॉलेंटरी इज कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। हार्ट बीट, वोमिटिंग, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये याद रखना बच्चे। चलिए अब बेसिकली ब्रेन को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कितने में? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या करता है बच्चे? ये जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, और इसी के अंदर सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। अब याद रखना बच्चे कि ना इसमें ना वो आपको ना एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि एक ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो सेरिब्रम भी किसके अंदर पार्ट है? फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है बच्चे आपका? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन।
बॉडी के अंदर जो सोचने की क्षमता है वो कौन से पार्ट से डेवलप होती है? किससे? फोर ब्रेन से। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, जो हम अपनी इच्छा से एक्शन करते हैं, वो बोलना, लड़ना, नाचना, घूमना फिरना, ये सब किससे होता है? फोर ब्रेन से, ये याद रखना है। स्टोर द इंफॉर्मेशन, मेमोरी, बॉडी के अंदर जो हमारी ब्रेन के अंदर जो हमारी मेमोरी स्टोर होती है वो भी कौन करता है? फोर ब्रेन। और हंगर, भूख लगना भी किसका कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। तो ये याद रखना, वो हंगर बोलेगा, हंगर कौन कंट्रोल करता है, बस इतना बताओ। तो आपको ये लिखना है कि हंगर कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है बच्चे? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। पहला होता है साइज ऑफ द प्यूपिल। साइज ऑफ द प्यूपिल, साइज ऑफ द प्यूपिल का मतलब होता है बच्चे आपकी आंखों के साइज को छोटा और बड़ा करने में कौन मदद करता है? मिड ब्रेन। इसके अलावा बच्चे गर्दन और नेक के इन रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन के अंदर क्या पार्ट है बच्चे? सेरिबेलम है, मेड्यूला है और पॉन्स है। क्या क्या है? सेरिबेलम है, मेड्यूला है और पॉन्स है। तो बच्चे सेरिबेलम क्या है? कंट्रोल द पोस्चर्स एंड बैलेंस, आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने में मदद करता है। एंड वॉलेंट्री एक्शन, पिकिंग द पेन। मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर, ये याद रखना। सैलिवेशन, लार आना, वोमिटिंग, उल्टी आना। तो उल्टी, ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। हंगर कौन करता है? फोर ब्रेन। उसके बाद होता है पॉन्स, क्या करता है बच्चे? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आपकी बॉडी की रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के कितने पार्ट हुए? तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन के कितने पार्ट? तीन पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं इसको। अब हम बात करेंगे बच्चे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और हम बात करेंगे इसमें मूवमेंट इन प्लांट। बच्चे मूवमेंट इन प्लांट में बच्चे तीन तरह का, चार तरह का मूवमेंट होता है। ये रहा बच्चे, देखो पहला आता है बच्चे फोटोट्रोपिज्म। ये भी आता है एग्जाम के अंदर। कई सारे ट्रोपिज्म है। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जब प्लांट का कोई पार्ट लाइट की तरफ मूव करे तो उसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो लाइट से अवे हो जाए, लाइट से दूर भागे, तो उसे कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो टुवर्ड्स द लाइट, ग्रोथ ऑफ द शूट्स टुवर्ड्स द लाइट। तो जो प्लांट का रूट होता है, शूट ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं और रूट नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। तो जो रूट होता है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है, और ये शूट जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है, जो लाइट की तरफ मूव करता है। जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ। जब कोई चीज ग्रेविटी, प्लांट का कोई पार्ट जब ग्रेविटी की तरफ मूव करे तो उसको क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म। जैसे कि प्लांट में रूट, रूट किसकी तरफ मूव करता है? जड़ किधर मूव करता है? अर्थ में नीचे की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम केमिकल, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। प्लांट में आपने पढ़ा होगा ना, पॉलिनेशन होता है, पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है। तो जब पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहते हैं? केमोट्रोपिज्म। एंड हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? वाटर की तरफ मूवमेंट। तो वाटर की तरफ कौन मूव करता है? रूट्स। प्लांट के अंदर जो रूट्स होती हैं वो हमेशा किधर मूव करती हैं? पानी की तरफ। नीचे पानी होता है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड वाटर होता है, तो जड़ें हमेशा कहाँ जाती हैं? पानी की तरफ जाती है। तो ये याद रखने की बात है आपको कि हाइड्रोट्रोपिज्म, हीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म हमेशा किस में जाएगा? फोटोट्रोपिज्म लाइट की तरफ मूव होगा, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी की तरफ मूव होगा, हाइड्रोट्रोपिज्म पानी की तरफ मूव होगा और केमोट्रोपिज्म केमिकल की तरफ मूव होगा। ये बात करेंगे हम प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं? चार तरह के आपके सिलेबस में है। ऑक्सिन, सिंथेसाइज एट शूट टिप, शूट की टिप पे होता है
और ये सेल्स की को ग्रो करने में मदद करता है और इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉपिज्म, और जो फोटोट्रॉपिज्म होता है उसमें वो आपकी मदद करता है। तो क्या करता है बच्चे, शूट में डेवलप होता है, सेल्स को ग्रो करता है और फोटोट्रॉपिज्म में इन्वॉल्व होता है। गिबरलिन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम को ग्रो करने में मदद कौन करता है, गिबरलिन। साइटोकाइनिन किस में मदद करता है, सेल डिवीजन में, है ना, और ये सीड्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। एप्सिका एसिड क्या करता है बच्चे, इनहेबिटेट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का पीला पड़ के टूट के जब गिरता है ना, पीलापन हो जाता है पतझड़ के मौसम में, तो वो भी कौन करता है, एप्सिका एसिड, और इसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। जब हम बात करेंगे एनिमल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है थायरोक्सिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, गले के अंदर। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गले के अंदर, नेक एंड थ्रोट। और ये क्या करता है बच्चे, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को आपको कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट को मदद डाइजेस्ट करने में मदद करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर ये खराब हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा, और जब थायरोक्सिन नहीं होगा तो आपको थायराइड नाम की बीमारी हो जाएगी। सुना होगा आपने, लोग मोटे होते चले जाते हैं। थायराइड एक बीमारी होती है, और एक होती है गोइट्रा। गोइट्रा को हिंदी में घेघा कहते हैं, जिसमें गला बहुत स्वेलिंग हो जाती है गले में, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स आपकी बॉडी में सीक्रेट ना हो तो क्या हो जाएगा, आपको गोइट्रा और थायराइड। ग्रोथ हार्मोन्स में आता है बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मिड ब्रेन के अंदर होता है, और ये आपकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ में मदद करता है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगला है बच्चे एड्रेनल। एड्रेनल बच्चे किडनी के ऊपर होता है, छोटे छोटे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, जो इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। एड्रेनल को कौन सा कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी के समय में ये आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज डाल देता है, जिसकी वजह से आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है इमरजेंसी के समय में। जैसे आपके पीछे कुत्ता छोड़ दिया जाए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो उस केस में क्या है बच्चे, एड्रिनल हार्मोन्स आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज डाल के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, हार्ट बीट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, और उसकी वजह से आप क्या करते हो, कोई भी इमरजेंसी से बाहर निकल पाते हो। तो एड्रेनल हार्मोन का ये रोल है। इंसुलिन पेनक्रियाज से क्रिएट करता है। पेनक्रियाज पता ही आपको कहाँ होता है, और ये करता है ब्लड ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। शुगर लेवल को मेंटेन करने में किसका रोल है, इंसुलिन का। इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो आप कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज। तो डायबिटीज उन्हीं लोगों का खराब होता है जो बॉडी में जिनके इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता। और इंसुलिन क्यों नहीं सिक्रेट होता है, क्योंकि उनका पेनक्रियाज प्रॉपर्ली काम नहीं करता। टेस्टोन हार्मोन्स मेल के अंदर होता है, टेस्टिस में बनता है, और ये आपकी बॉडी में जो मेल कैरेक्टर है, आवाज का भारी होना, है ना, दाढ़ी मूंछ आना, ये सब किसका रोल है, टेस्टोन हार्मोन्स का। एस्ट्रोजन कौन कैलकुलेट रिलीज करता है, ओवरी। ये फीमेल के अंदर होता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पेपर में आता है। एक तो डायबिटीज के बारे में आता है कि डायबिटीज क्यों हो जाती है हमें, तो डायबिटीज तब होगी जब पेनक्रियाज खराब हो जाएगा, इंसुलिन सिक्रेट नहीं करेगा। थायराइड क्यों खराब हो जाए, थायराइड ग्लैंड कब काम नहीं करता, जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए। तो डॉक्टर कई बार आयोडीन ज्यादा खाने के लिए बोलता है, तो वो तभी होता है जब आपको थायराइड की बीमारी हो या थायराइड ग्लैंड आपका काम नहीं कर रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये आपका डायग्राम है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्लैंड है। देखो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है, किडनी के ऊपर। फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ये याद रखना। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर का आना ही आना है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज क्यों होता है, व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू टेक राइस। मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स किसे कहते हैं, पेनक्रियास के दो रोल परफॉर्मेंस बताने हैं। तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर की। देखिए बच्चे, प्रॉपरली बेसिकली बात करें तो दो तरह का बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम अपनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर मेल या फीमेल में से कोई एक पार्टनर चाहिए, ठीक है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो एक ही सेल से बने हुए हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। इन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम हिंदी में कहते हैं एक लैंगिक और अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है, सिंगल पार्टनर, और लैंगिक में क्या होता है, डबल पार्टनर। तो लैंगिक रिप्रोडक्शन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखो डिफरेंस दिया है, पेपर में आता है, अ सिंगल इंडिविजुअल गिव्स इट्स राइज टू द न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें स्पर्म और एग नहीं बनते। न्यू इंडिविजुअल्स इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो एकदम अपने माँ बाप की तरह होते हैं, उसमें कोई डिफरेंसेस पैदा नहीं कर सकते है ना। इसका इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज द मीन्स ऑफ द रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जब रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट करना हो तो कौन सा, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में स्लो होता है, टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स चाहिए, वन मेल एंड वन फीमेल। गैमेट्स बनते हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनता है और फीमेल के अंदर ओव्यूल बनता है। एंड इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। मतलब हमारे कैरेक्टर हमारे माँ बाप से कुछ तो मिलते हैं बट कंप्लीटली 100% कॉपी नहीं होती। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन। जब स्पीसीज के अंदर चेंजेस लाने हो तो कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। ये देखिए, अब हम बात करेंगे बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला होता है फिजन। फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल्स टूट के दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं। पेरेंट सेल्स टूट के कितने में कन्वर्ट होते हैं, दो डॉटर सेल में। तो उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में भी पहला है फिजन। फिजन में बच्चे क्या होता है, एक सेल टूट के अगर दो सेल में डिवाइड हो तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। कौन सा कहते हैं, बाइनरी फिजन। हिंदी में कहते हैं खंडन और द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब दो हिस्सों में टूटना, ये यूनिसेलुलर में होता है। मल्टीपल फिजन में एक सेल टूट के जब कई सारों में बंटे तो उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। ये किसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चे, इसमें भी टूट के दो हिस्से तीन हिस्सों में ये टूटता है, बट ये मल्टी सेलुलर में होता है। किसमें होता है, मल्टी सेलुलर में, जिसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरो। फिजन और फ्रेगमेंटेशन लगभग लगभग एक जैसे हैं। फिजन में भी टूटता है, फ्रेगमेंटेशन में भी टूटता है, बट फिजन यूनिसेलुलर में होता है, फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होता है। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे कि एक मान लो एक बॉडी है, बॉडी को तुमने तीन टुकड़ों में बांटा तो तीनों पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा। देखो इसका एक पार्ट जो था ऊपर वाला, इससे पूरी बॉडी डेवलप हो गई, बीच वाले से भी, नीचे वाले पार्ट से भी पूरी बॉडी डेवलप हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमारी बॉडी, इफ द ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीसेस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक पार्ट जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। दैट इज प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा। अगला बच्चे बडिंग। बडिंग क्या है, बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें से एक धीरे धीरे बड डेवलप होता है, और बड जब मेच्योर हो जाता है तो बॉडी से
बाहर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बडिंग, और ये हाइड्रा के अंदर होता है। अगला है बच्चे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से प्लांट को डेवलप करना, उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट डेवलप्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट। रूट से क्या क्या बनता है, डालियास, स्वीट पोटैटोज। स्टेम से क्या बनता है, पोटैटो और जिंजर। लीव से ब्रायोफाइलम। इसके कई सारे मेथड है बच्चे। आर्टिफिशियल मेथड में ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। ग्राफ्टिंग का एग्जांपल क्या है, मैंगो। कटिंग का रोज, और लेयरिंग का जैस्मिन। ठीक है। टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग आपने सुना होगा बच्चे, ब्रांच को ना काट के उसमें मिट्टी लपेट देते हैं, और थोड़े दिनों बाद उसमें पानी देने से क्या हो जाता है, रूट्स डेवलप हो जाते हैं, फिर उसको काट कर अलग लगा दिया जाता है, इससे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब किसी भी ब्रांच को काट डायरेक्ट लगा दिया मिट्टी के अंदर, जैसे रूस, रूस की टहनी काट के अगर आप मिट्टी में लगाओगे तो वो लग जाता है, जड़ें आ जाती हैं। लेयरिंग में क्या होता है, उसकी किसी टहनी को पकड़ो और मिट्टी में दबा दो कुछ समय तक, धीरे धीरे उसमें रूट्स आ जाएंगे, फिर उसको कट करके एक सेपरेट पौधा बन जाता है। तो जैस्मिन इसका एग्जाम्पल है। बच्चे टिश्यू कल्चर होता है क्या, जिसमें न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन कल्चर मीडियम लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। इस टिश्यू कल्चर से हम बहुत सारे ऐसे प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जिन्होंने अपनी रिप्रोडक्टिविटी कैपेसिटी खो दी है, जिसमें बनाना, रोज और जैस्मिन है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चे, स्पोर की तरह, बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बैग फटता है और इसके सारे टिश्यू सेल्स क्या होते हैं, निकल के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अब आता है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लावर। देखिए बच्चे, फ्लावर जो होता है दो तरह के होते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों जब एक ही फ्लावर में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल प्लांट कौन से होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाई सेक्सुअल फ्लावर। हिबिस्कस और मस्टर्ड, ये याद रखने की चीज है क्योंकि ये पेपर में आता है कि एग्जाम्पल बताओ। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। पपाया और वाटरमेलन। फ्लावर के बाद फल उन्हीं में लगता है जो फीमेल पार्ट्स होती है। फीमेल प्लांट के अंदर ही फ्रूट्स लगते हैं, मेल वाले में नहीं लगते। तो देखो ये बच्चे एक फ्लावर का डायग्राम है, इसमें मेल पार्ट ये वाले हैं दोनों, और फीमेल पार्ट ये बीच वाला है। ठीक है। और इस वाले के ऊपर कहते हैं, इसके ऊपर जो छोटे छोटे आपको डॉटेड दिख रहे हैं, इसको कहते हैं पॉलिन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स जो है ये ट्रांसफर होते हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा किसमें ट्रांसफर होता है, यहां से होते हुए इससे फर्टिलाइज होता है। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये दो तरह से होता है, एक सेल्फ और एक क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, खुद ही पॉलिन ग्रेन्स, एक ही प्लांट में दोनों पार्ट है, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। तो पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर जब हो जाए खुद तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब किसी इंसेक्ट्स के द्वारा अगर वो ट्रांसफर किया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे कि मान लो कोई मधुमक्खी किसी मेल पार्ट पर बैठती है, उसके पॉलिन ग्रेन्स उसके पैरों पे चिपक जाता है और फिर वो फीमेल फ्लावर पे जाती है। फिर फीमेल फ्लावर पे जब बैठती है तो उसके पैरों से पॉलिन ग्रेन्स कहाँ जाता है, फीमेल पार्ट पे पहुंचता है, कुछ इस तरह से। और फिर ये नीचे जाके क्या हो जाता है, एग से फर्टिलाइज हो जाता है और ये सीड्स बनता है। पहले क्या बनेगा, सीड्स, सीड्स के बाद फिर इसके ऊपर ये पूरा का पूरा फ्रूट्स। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में बात करेंगे, दो तरह का है रिप्रोडक्शन। सबसे पहला है बच्चे आपका
दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम बच्चे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो सबसे पहला जो एज होता है वो होता है प्यूबर्टी का एज। प्यूबर्टी के एज में हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंज आ रहा है बच्चे, मेल और फीमेल में? थिक हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट एंड द जेनेटिकल एरिया, इसका स्किन बिकम ऑयली, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है। गर्ल्स बिगिन टू मेंसुरेट। मेंसुरेट का मतलब होता है बच्चे कि वो एग बनाना शुरू कर देते हैं। मेंसुरेट का मतलब क्या होता है, वो एग बनना उनकी ओवरी में शुरू हो जाता है। तो ये 14-15 इयर्स के बाद शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म बनाता है, और ये हमारी बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के बाहर क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि बॉडी के अंदर अगर ये रहेगा तो स्पर्म की डेथ हो सकती है, क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है बाहर के कंपैरिजन में, तो स्पर्म जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए उससे बचने के लिए वो हमारी बॉडी से बाहर होता है। A pair of testes are located inside the scrotum, which is present outside the abdominal cavity, है ना? Because it has the lower temperature needed for the production of sperm. Male germ cells को हम sperm कहते हैं, है ना? इसके अलावा बच्चे टेस्टिस टेस्ट्रोन नाम का हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन? टेस्ट्रोन। टेस्ट्रोन से ही मेल कैरेक्टर आता है, जो स्पर्म को भी बनाता है और प्यूबर्टी में जो चेंजेस आ रही है उसको भी कंट्रोल करता है। वास डेफरनेस क्या होता है बच्चे? वास डेफरनेस टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करके आगे लेकर जाता है। जो स्पर्म बना है उसको आगे लेके कौन जाता है? वास डेफरनेस। तो वास डेफरनेस पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो लाइन है जो यूरिन को किसको, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से कलेक्ट करके लेकर आ रहा है, और उसी में ले जाके वास डेफरनेस इसको क्या कर देता है, मिला देता है। मतलब स्पर्म का रास्ता और यूरिन का रास्ता आगे जाके एक ही हो जाता है। शुरू में टेस्टिस से वास डेफरनेस लेकर आ रहा है और कहाँ मिला देगा, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, क्योंकि वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। इसमें दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एक है सीमल वेसल्स जो कि क्या काम करता है, एंड पोस्टेड ग्लैंड्स एडेड देयर सिक्रेशन टू द स्पर्म। दिस फ्लूइड प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड मेक देम ट्रांसपोर्ट इजी। बच्चे ट्रांसपोर्ट को स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चे। ये रहा बच्चे आपका यूरेथ्रा, जो मोटा वाला लाइन है ना ये आपको, और ये सीमल वेसल्स ऐड कर रहा है इसमें। अब बात करेंगे फीमेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। सबसे पहला आता है ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी बच्चे अब फीमेल में दो होती है, और जिसका एग का प्रोडक्शन, क्या काम है, एग का प्रोडक्शन। ये दो ओवरी है, दोनों ओवरी आपका क्या करता है, एग को प्रोड्यूस करता है। एक मंथ में एक ही ओवरी एक एग प्रोड्यूस करती है। अगर पहले राइट वाले ने एग प्रोड्यूस किया तो दूसरे मंथ में लेफ्ट वाला एग प्रोड्यूस करेगी। ओवरी से एग प्रोड्यूस होके कहाँ पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के पास ही में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब एग का स्पर्म से मिलना। तो एग स्पर्म से तब मिलता है कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। ओवरी ने एग सिक्रेट किया, एग से स्पर्म कहाँ पे मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब में। फिर फेलोपियन ट्यूब उसको एग को धीरे धीरे सरकाते हुए कहाँ लेकर आता है, यूटेरस में आता है, और यूटेरस में फिर ये पूरी बॉडी बच्चे की डेवलप होती है। मान लो कि एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एग धीरे धीरे यूटेरस के स्किन को डैमेज करेगा और वो बॉडी से बाहर होगा, क्योंकि 48 घंटे के बाद वो एग खराब हो जाता है रिलीज होने के बाद, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। फिर वो क्या करेगा, यूटेरस की स्किन को भी डैमेज करेगा, और ब्लड की फॉर्म में वो आपकी बॉडी से बाहर आएगा। उसी को हम कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल। तो मेंसुरेशन साइकिल में क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूटेरस की पूरी इनर लेयर को वो क्या कर देता है, खराब कर देता है, डैमेज कर देता है, और जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में से बाहर आने के पूरे प्रोसेस को हम मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं। देखो
द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूटेरस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। अगर फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट कहलाएगा, जाइगोट होने के बाद वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय बन जाएगा। और एम्ब्रॉय गेट न्यूरिशमेंट फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये पेपर में आता है कि हाउ द बेबी गेट नॉरिशमेंट इन द मदर बॉडी, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो वो किसकी मदद से खाना लेता है, प्लेसेंटा की मदद से लेता है। इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या वो, मैंने आपको बता दिया, द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। हर महीने यूटेरस क्या होता है, अपने आप को डेवलप करता है ताकि एग आए। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय को सपोर्ट करने के लिए वो थिक हो जाता है, स्पॉन्जी सॉफ्ट हो जाता है। व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब स्पर्म नहीं पहुंचता एग तक, दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, मतलब वो लाइन की जरूरत नहीं होती बॉडी से, क्योंकि यूटेरस ने अपने आप को डेवलप किया था कि फर्टिलाइज होगा, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो वो टूटेगा और टूट के आपकी बॉडी से बाहर आएगा, और ये हर 28 दिन में एक बार होता है। इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगला बच्चे क्या करेंगे हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, जो हमारी बॉडी में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते समय मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल ट्रांसफर होता है, इसी को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें बैक्टीरियल है गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरल डिजीज है HIV एड्स। कॉन्ट्रासेप्शन के 3 मेथड है आपके पास। पहला मेथड क्या है बच्चे आपके पास, पहला मेथड है फिजिकल मेथड और बैरियर मेथड, जिसमें आप इसका यूज करेंगे केमिकल मेथड में पिल्स, एंड IUCDO में कॉपर टी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, कॉपर टी। सर्जिकल मेथड में आपका वेस्कोटॉमी एंड ट्यूबोकोटॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर्जिकल मेथड में अगर वास डिफरेंस को काटा जाए मेल के, तो उसको क्या कहते हैं, वेस्कोटॉमी। अगर वास डिफरेंस को अगर आपने काट दिया और काट कर अलग कर दिया, तो उससे क्या होगा, स्पर्म जो है वो आगे कैरी नहीं होगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेस्कोटॉमी। और फीमेल के अंदर अगर एग फर्टिलाइज होने से बचाना है तो फेलोपियन ट्यूब को काट देता है डॉक्टर, या ब्लॉक कर देता है, उसको क्या कहते हैं, ट्यूबोकोटॉमी। मुझे एसटीडी के नाम जरूर पढ़ लेना, पेपर में एसटीडी के कई बार नाम आता है। ये भी अब आपका खत्म हो गया। अब करेंगे हम इसमें हेरिडिटी।